राम राम जी, नमस्कार। आज दोस्तों हम साइंस के अंदर पढ़ेंगे रुधिर, रक्त। इसके अंदर हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, लसीकाणु, प्लाज्मा सबके बारे में डिटेल से मैं आपसे चर्चा करूंगा। परीक्षा के अंदर 100% प्रश्न आएगा, वो यहां से आएगा। आज दिन तक आपको ऐसा यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, वो मैं वादे के साथ कहता हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा। और परीक्षा हॉल के अंदर ऐसा कोई प्रश्न नहीं रहेगा जो आपसे प्रश्न हल नहीं होगा, लेकिन आपको बना मेरे साथ रहना होगा। तो देख लीजिएगा, आप रुधिर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले रुधिर है। ये रुधिर है क्या वास्तव में? यह एक तरल संयोजी उत्तक है। वास्तव में रुधिर एक क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। और जो रुधिर है, ये रुधिर दो भागों से मिलकर बना होता है। इनके अंदर एक तो होता है आपके प्लाज्मा, और दूसरा इसके अंदर होता है अपने रक्त कणिकाएं। ओके, अब प्लाज्मा है जो संपूर्ण रुधिर का 55% भाग बनाती है, और रक्त कणिकाएं हैं जो रुधिर का 45% भाग बनाती है। ये दोनों मिलकर के रक्त का 100% भाग बना देती है। अब प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के अंदर 90% क्या है? जल है। इसका मतलब अपने रक्त है, उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है? जल की मात्रा है। सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है? जल की मात्रा है। और 10% के आसपास कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ओके, इसके अंदर भी सबसे प्रमुख रूप से तत्व कौन से होते हैं? वह सोडियम सबसे प्रमुख रूप से पाया जाने वाला जल अपघट्य तत्व है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा कैल्शियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, क्लोरीन भी होता है, और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। इनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रश्न यहां तक ही पूछा जाता है और इससे आगे यहां तक। ओके, चलो अब अपन पढ़ेंगे रक्त कणिकाएं। अब रक्त कणिकाएं हैं, ये रक्त कणिकाएं प्लाज्मा में तैरती है। ओके, इस प्लाज्मा के अंदर ये रक्त कणिकाएं तैरती रहती है। अब रक्त कणिकाएं भी कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है। तो रक्त कणिकाएं ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली है आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी, और तीसरी प्लेटलेट्स। ओके, ये 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती है, और ये तीनों ही मिलकर के रुधिर का 45% भाग बनाती है। इनका दूसरा क्या नाम है? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, रह जाएगा ना। और इसको और अलग भाषा में बोला जाए तो इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, इनको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और इसको प्लेटलेट्स ही कहते हैं। पट्टिकाणु को, प्लेटलेट्स को, एक ही बात। ओके, चलो अब हम इनका एक एक करके अध्ययन करेंगे, तभी तो हमारे पास में पूरा विस्तृत रूप से डाटा रहेगा। और परीक्षा के अंदर प्रश्न कहां से आएंगे, अभी आपके स्टार्ट हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे रुधिर कणिका में आरबीसी। ओके,
अब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, विघटन कहाँ होता है, इनके बारे में हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो पहला है अपने आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं। ये लाल रक्त कणिकाएं हैं जो रक्त कणिकाएं का 99% भाग है। ये ध्यान रखना है कि जो रुधिर कणिकाएं हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु, उनमें से आरबीसी है वह 99% भाग बनाती है। ओके, इस आरबीसी के अंदर एक हीमोग्लोबिन वर्णक भी पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। लेकिन आरबीसी का निर्माण कहां होता है भाई, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ओके, इसका जीवन काल भाई, इसका जीवन काल 120 दिन। ओके, जब इसका विघटन होता है तो इसका विघटन कहां होता है, पलिया एवं यकृत में होता है। ओके, लीवर के अंदर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, पलिया एवं यकृत या लीवर। अब रही बात है आपने कि आरबीसी के अंदर, यहां से तो प्रश्न कई बार आया भी है। अब इससे आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, ऐसा आपको आज दिन तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, वो आज मैं पढ़ा देता हूं आपको कि जब इसका निर्माण हो जाता है, ओके, फिर ये आरबीसी के अंदर एक आपने देखा होगा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वर्णक होता है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन। ओके, इस हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग है वो लाल होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना, यहां से तो कई बार प्रश्न पूछा भी गया है। लेकिन अब इससे आगे हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन किसमें मापा जाता है भाई, ग्राम प्रति डेसीलीटर में, ग्राम प्रति डेसीलीटर में इसको हीमोग्लोबिन को मापा जाता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। यही तो कहते हैं कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, 15, 12, 9, तो ये ग्राम प्रति डेसीलीटर में मापा जाता है। हीमोग्लोबिन के प्रत्येक अणु में, अब यहां से प्रश्न कई बार पूछते हैं कि प्रत्येक हीमोग्लोबिन के प्रत्येक अणु में 4 फेरस आयन होते हैं। ये ध्यान रखना है, 4 क्या होते हैं, फेरस आयन, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे प्रमुख बात यही तो है। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, फेफड़ों में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या बढ़ा देता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर विभिन्न अंगों तक पहुंचती है। और विभिन्न अंगों या ऊतकों में पहुंचने के बाद में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाते हैं, मतलब उत्क्रमणीय क्रिया द्वारा ये जुड़े रहते हैं। और इसीलिए इस हीमोग्लोबिन यानी को क्या बोला जाता है, श्वसन वर्णक। ये भी ध्यान रखना है आपको, ये कभी किसी ने नहीं बताया होगा आज तक कि श्वसन वर्णक भी हीमोग्लोबिन को ही कहा जाता है, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इनमें से ही आएगा। ओके, चलो अब आपने देखा कि इसका विघटन होता है भाई पलिया और यकृत के अंदर, तब क्या क्या पदार्थ बनने चाहिए, विघटन होगा तब आपने देखा होगा कि इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन का विघटन होगा तो इसका प्रोटीन भाग होता है वो एमिनो अम्लों में बदल जाएगा,
और जो ये फेरस आयन है ना, इस अणु का फेरस यानी लोहा, ये कहां संग्रहित हो जाएंगे? यकृत में। विघटन होगा तब यकृत में संग्रहित हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है। प्लस जो शेष भाग है, वो शेष भाग क्या हो जाएंगे? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पित्त वर्णकों में परिवर्तित हो जाते हैं और फिर इसको क्या कर दिया जाता है? उत्सर्जित कर दिया जाता है। बस आरबीसी से संबंधित इतना ही आपको पढ़ना है, काफी है। इससे बार परीक्षा में प्रश्न नहीं आता है। ओके, चलो अब हम पढ़ लेते हैं WBC। अब WBC का पूरा नाम व्हाइट, आगे ब्लड कॉर्पल्स, मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं। ओके, चलो अब पढ़ लेते हैं अपन WBC। अब ध्यान रखना है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। यह श्वेताणु को या WBC को एक ही बात है। अब ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा यहां पे देख लीजिए कि RBC और WBC का अनुपात कितना होता है? 700:1। 700 RBC है तो 1 WBC होती है। यहां से एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कभी कभार अनुपात के रूप में भी। ओके, चलो इसका निर्माण भी कहां होता है भाई? ये रंगहीन होती है, ये भी ध्यान रखना है, ये रंगहीन होती है। और इसका निर्माण कहां होगा भाई? इसका निर्माण भी अस्थिमज्जा व लसिका उत्कों में। ओके, ध्यान रखना है, लसिका उत्कों में निर्माण होता है। ओके, चलो फिर इसका जीवन काल, इसका जीवन काल है 4-5 दिनों से लगा करके कई दिनों तक। ओके, चलो इसका जीवन काल लंबा रहता है। और इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर एक गति पाई जाती है, इसका विशेष लक्षण है, वो है अमीबीय गति। ये आपसे कभी कभी पूछा जाएगा, तो केवल आप ही प्रश्न सही करके आएंगे, यहां तक कभी किसी ने नहीं बताया होगा। ये इसका विशेष लक्षण है कि WBC की गति कैसी है? अमीबीय गति है। अब WBC 5 प्रकार की होती है, 3 कणिकामय होती है और 2 अकणिकामय होती है। तो थोड़ा वो भी देख लीजिए, ठीक है ना? चलो, क्योंकि प्रश्न जहां जहां से रहते हैं वहां से ही मैं आपको पढ़ाता हूं और 100% कह देता हूं कि इससे बाहर परीक्षा में प्रश्न नहीं जाएगा। अब इसके अंदर देख लीजिए, कणिकामय, ठीक है ना? WBC 3 होती है। पहली होती है आपके न्यूट्रोफिल, दूसरी होती है आपके इओसिनोफिल और तीसरी होती है आपके बेसोफिल। अब यहां से प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं वो देखिए। न्यूट्रोफिल यानी न्यूट्रल रहता है, मतलब ये अम्लीय और क्षारीय दोनों रंजकों से भी अभिरंजित हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ये अम्लीय और क्षारीय दोनों रंजकों से भी अभिरंजित हो सकती है। ओके, चलो, और इसका काम क्या है? जीवाणुओं को नष्ट करना। अब आपके शरीर के अंदर जीवाणु चले जाते हैं तो उसको नष्ट करने का काम पहले कौन करता है? न्यूट्रोफिल करता है। ये काम नहीं करता तो फिर आगे चलता है। ओके, प्रोसेस। अब इओसिनोफिल यह क्या करता है? अम्लीय अभिरंजक से ही होता है, ये ध्यान रखना है। यह है
अम्लीय अभिरंजक से क्या होता है? अम्लीय अभिरंजक कौन सा है? इयोसिन। इससे क्या होता है? अभिरंजित। मतलब इसका रंग कैसा हो जाएगा? गहरे लाल रंग का होगा। ठीक है, चलो इनका भाई क्या काम है? इसके अंदर होता है ना एंटी हिस्टामिनिक गुण पाया जाता है। ये आपसे पूछा जाता है किसके अंदर एंटा हिस्टामिनिक गुण पाया जाता है? तो किसके अंदर पाया जाता है? इयोसिनोफिल के अंदर। मतलब ये होता क्या है भाई? ये होता है परजीवी संक्रमण एवं कुछ एलर्जी प्रतिक्रिया के समय अपनी संख्या बढ़ाता है। ओके, अपनी संख्या बढ़ाता है। यह है आपका इयोसिनोफिल। बेसोफिल नाम से ही पता है आपको, बेसोफिल यानी ये क्षारीय अभिरंजक। कौन सा? क्षारीय अभिरंजक मिथाइलिन। किससे? मिथाइलिन से अभिरंजित होता है और इसका रंग कैसा हो जाएगा? गहरा नीला हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका क्या काम है भाई? बेसोफिल, इनका काम है हिस्टामिन एवं हिपेरिन का निर्माण करना। ओके, यही तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हिपेरिन हिस्टामिन का निर्माण कौन सी डब्ल्यूबीसी करती है? बेसोफिल करती है। ओके, ये तो थी अपने कणिकामय। अब आपको क्या याद करना है? दो और है अकणिकामय। ठीक है ना, वो यहां पे थोड़ा सी थी ना। अकणिकामय जो प्रकार है वो दो होते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर कौन सा होता है? एक होता है आपके मोनोसाइट और दूसरा होता है अपने लिम्फोसाइट। ठीक है ना, चलो ये मोनोसाइट होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि ये डब्ल्यूबीसी का वह पार्ट है जो अपने शरीर की सबसे ज्यादा सुरक्षा करता है। ठीक है ना, ये मोनोसाइट क्या करता है? जब रुधिर के अंदर तो है ही, जब रुधिर से रक्त से ऊतकों में आता है तो अपना क्या है? आकार बढ़ाता है। ठीक है ना, आकार बढ़ जाता है। ठीक है ना, आकार बढ़ाता है तो इसको क्या कहेंगे हम? बृहत बक्षकाणु कहेंगे। क्योंकि ये मोनोसाइट होती है ना, ये मोनोसाइट क्या होती है? भक्षणकारी होती है, क्योंकि अपने शरीर की सुरक्षा करेगा। ठीक है ना, ये व्रत बक्षकाणु का काम करती है, तो इसलिए इसको अपने साइंस की भाषा के अंदर क्या क्या कहेंगे? इसको मैक्रोफेज कहेंगे। परीक्षा के अंदर नाम ही आता है। ठीक है ना, कि मैक्रोफेज। ओके, तो यह मैक्रोफेज या मोनोसाइट, और आपने न्यूट्रोफिल भी पढ़ा होगा ना, क्योंकि जीवाणुओं का क्या करती है? भक्षण करती है। तो ध्यान रखना है आपको, ये मैक्रोफेज व न्यूट्रोफिल, ये दोनों ही मिलकर के क्या करती है? बक्षकाणु तंत्र का निर्माण। और यह तंत्र का निर्माण करती है ना, तो आपको भी समझ में आया कि यह अपने शरीर की प्रतिरक्षा के विरुद्ध प्रथम पंक्ति में खड़े रहते हैं। ठीक है ना, तो अपने शरीर में जो संक्रमण होता है ना, वो संक्रमण के विरोध प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति में खड़े रहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, यहां से ही प्रश्न आता है, क्योंकि यही
सबसे पहले जो बाहरी कोई जीवाणु कीटाणु आता है उसके ऊपर अटैक करने का काम मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल ही करती है और अपने शरीर को बसा लेती है। ओके, अब रही बात अपने लिम्फोसाइट यानी लसीकाणु। लसीकाणु ये कभी ध्यान रखना आ जाए नाम तो। इनका क्या काम है? ये भी अपने शरीर की रक्षा तो करती है। ये क्या करती है कि बी सेल और टी सेल का निर्माण करती है और यह क्या करती है अपने प्रतिरक्षा के लिए एंटीबॉडी का निर्माण और उसके साथ साथ में बाहरी कोशिका को मारने का काम करती है। ओके, ये है अपने लिम्फोसाइट का काम। ओके, चलो तो अपने WBC कंप्लीट कर दी। अब अपनी रहती है पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स। ये तो सबसे सिंपल है, बस उनका तो एक ही काम है, ठीक है ना। अब उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के अंदर जो प्रश्न रहते हैं ना तो संपूर्ण टॉपिक से मिलजुल करके वो प्रश्न पूछते हैं, ठीक है ना। कभी कहां से प्रश्न पूछा जाए, एग्जामिनर ये सोचता है कि जो एग्जाम देने वाला विद्यार्थी का दिमाग घूम जाए और प्रश्न गलत करके आए, तो अपन को ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। तो पढ़ लीजिए पट्टिकाणु या इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है ना। अब इनका सबसे प्रमुख क्या, इसका पहले निर्माण पढ़ लेते, ठीक है ना। इसका भी निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है इसका भी निर्माण। ओके, फिर इनका जीवन काल, इसका भी जीवन काल होता है वो 5 से 7 दिनों तक होता है। ओके, इसका विघटन क्या होता है भाई? इसका विघटन भी पलिया एवं यकृत लीवर के अंदर होता है, ठीक है। चलो, इसका प्रमुख काम क्या है भाई? इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है थक्का जमाना, रुधिर का थक्का जमाना। यदि आपकी कहीं शॉट लग जाती है या घाव आ जाता है तो रुधिर का जो थक्का जमता है उनका काम कौन करता है? वो थक्का जमाने में पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स का काम होता है। बस इनका आपको इतना ही ध्यान रखना है। बस परीक्षा के अंदर प्रश्न रुधिर रक्त के संबंधित इससे बाहर नहीं जाता है। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक ऐसे और नई वीडियो के साथ।